हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि लगातार आपकी एथिक्स क्लास चल रही है और एथिक्स क्लास के ही अंतर्गत हम लोग मानव मूल्य पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे पहला चैप्टर जो मैंने आपको बताया था कि नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध, मानवीय अंतर संबंध, इसके अंतर्गत हमने मानवीय मूल्य जो है कंप्लीट कर लिया। मानवीय मूल्य होते क्या है, मानव मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, मानव मूल्य के निर्धारण में आप देखेंगे कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं और मानव मूल्य के निर्माण में परिवार, समाज, शिक्षण संस्थान की भूमिका क्या है, पीयर ग्रुप की भूमिका क्या है, ये सभी बिंदु हम सभी लोग समझ चुके हैं। तो अभी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन एक्शन होते क्या है, मानव कृत्य के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मानव कृत्य क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपको मैं सिलेबस बता रहा था तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि मानव कृत्य में नीति शास्त्र या नैतिकता का सार एक करके टॉपिक था। तो सबसे पहले ह्यूमन एक्शन देखते हैं होता क्या है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्शन आपको सबसे पहले ह्यूमन एक्शन होता क्या है इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और हमारे ह्यूमन एक्शन क्या नैतिक है या नैतिक है या फिर निर्नैतिक है, तीनों कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोग जो कार्य करते हैं, मान लीजिए अभी हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, या आप अभी वीडियो देखने का काम कर रहे हैं, तो काम कुछ ना कुछ आप कर जरूर रहे होंगे। तो ये काम क्या नैतिक है या अनैतिक है या निर्नैतिक है? तो कोई काम तीन कैटेगरी के होते हैं। ठीक है, कोई भी कृत्य, मानव द्वारा किया गया कोई भी कृत्य, कार्य को क्या बोलते हैं? कृत्य बोलते हैं। ठीक है, आप देखेंगे तीन तरह के दिखाई पड़ते हैं, या तो नैतिक होगा, या तो नैतिक होगा, या आप देखेंगे अनैतिक होगा, या अनैतिक होगा, या फिर आपका निर्नैतिक होगा। ना तो आपका नैतिक है और ना ही आपका अनैतिक है। आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिससे किसी व्यक्ति विशेष की भावनाएं जो है वो ठेस पहुंच रही हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी पढ़ाते समय अचानक से हमें छींक आ गई, तो क्या इससे किसी की हानि हुई? नहीं हुई। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि आपके कान में थोड़ा सा रेसिस्टेंस जरूर पैदा हो, अवरोधक ध्वनियां जरूर आपके कान में आए, लेकिन इसमें कहीं किसी का नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, तो आप देखेंगे मोरल आपका एक्शन होगा, या तो आपका इमोरल होगा। ठीक है, इमोरल होगा, या तो आपका क्या होगा? मोरल होगा, इमोरल होगा, या तो आपका तीसरा एक्शन जो होगा वो होगा आपका नॉन मोरल। ठीक है, नॉन मोरल। ठीक है, ये तीन एक्शन आपके होंगे। तो अब ऐसे कंडीशन में हमें क्या दिमाग में रखना है? ऐसे कंडीशन में हमें दिमाग में रखना है कि भाई जब कभी आपसे मानव कृत्य पूछे तो ऐसे कंडीशन में हमें तीन चीजें आपको बताना है। क्या बताना है? कि कोई भी मानव एक्शन या तो नैतिक होगा, या तो अनैतिक होगा, या तो निर्नैतिक होगा। अब नैतिक में कौन से एक्शन आते हैं, किसे नैतिक कहेंगे? नैतिक वो सभी एक्शन होते हैं, ह्यूमन एक्शन होते हैं, जिससे आप देखेंगे कि नीति शास्त्र का पालन हो। जिससे क्या हो? जिससे नीति शास्त्र का पालन हो और जो समाज के हित में हो। तो नीति शास्त्र के अनुरूप हो, ऐसे कार्य जो नीति शास्त्र के अनुरूप हो और समाज के हित में हो, समाज के हित में हो। ठीक हो, किसी व्यक्ति विशेष के हित में हो, समाज में किसी वंचित वर्ग के हित में हो, किसी जो है संवेदनशील वर्ग के हित में हो। तो ऐसा सभी कार्य जो नीति शास्त्र के अनुरूप हो, ठीक है, समाज के हित में हो, उसको हम नैतिक कहेंगे। अब नीति शास्त्र के अंतर्गत हमने कई सारे मूल्य आपको बता रखे हैं, जैसे आप जेंडर सेंसिटिविटी का मूल्य है। ठीक है, इसके साथ साथ बड़ों का सम्मान करना है। ठीक है, समाज में एक प्रकार से सामाजिक समरसता का मूल्य स्थापित करना, तो सोशल हार्मनी का मूल्य, ये सब जो वर्ग होंगे आपके, वो सब नैतिक वर्ग के अंतर्गत आपके गिने जाएंगे। अनैतिक में क्या है? ऐसे वर्ग जो नीति शास्त्र के विरुद्ध हो, नीति शास्त्र के या जो नैतिक मानदंड है उनके विरुद्ध हो, नीति शास्त्र के विरुद्ध हो। ठीक है, या आप यहीं पर कह सकते हैं नैतिक मानदंडों के विरुद्ध हो, और दूसरा किसी व्यक्ति या किसी समाज के लिए हित में ना हो। ठीक है, तो किसी व्यक्ति या
समाज के लिए अहितकर हो, ठीक है, के लिए अहितकर हो, तो ऐसे सभी कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सभी कार्य को हम लोग अनैतिक बोलेंगे। अब निर्नैतिक क्या होता है, नॉन मोरल जिसको बोलते हैं। निर्नैतिक का मतलब ये हुआ कि ऐसे कार्य जिससे ना तो समाज का कोई नुकसान होता हो, ना समाज को कोई खास फायदा होता हो। तो यहां पर जो नीति शास्त्र के मानदंड से क्या हो, नीति शास्त्र के मानदंड से उदार हो, या फिर आप देखेंगे उदासीन हो। तो नीति शास्त्रीय मानदंड से, नीति शास्त्रीय मानदंड से उदासीन हो, ठीक है, उदासीन हो, या फिर इससे ना तो किसी व्यक्ति का, ना तो किसी व्यक्ति या फिर किसी समाज का कोई नुकसान, कोई हानि या लाभ ना होता हो, कोई हानि या लाभ ना होता हो, ठीक है। अब इसमें सभी में एग्जांपल में आप दे सकते हैं कि भाई नैतिक कोई वर्ग कैसे होगा, नैतिक वर्ग कैसे होगा। मान लीजिए आपने जो है, आपने क्या किया, आपने ठंडी का समय जैसे अभी चल रहा है, ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने वृद्धों के लिए या फिर जिनके पास जो है कंबल नहीं है उनको आपने कंबल बंटवा दिया, तो आपका वर्ग क्या होगा, नीति शास्त्र के मानदंड के अनुरूप है, तो ऐसे वर्ग को नैतिक माना जाएगा। दूसरा, यहां पर आपने एग्जाम्पल लिख दिया कि अनैतिक है, आपने किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट किया, उसको हानि पहुंचाई, भौतिक रूप से उसको नुकसान पहुंचाया, तो अनैतिक हो जाएगा, ठीक है। किसी खास वर्ग को आपने अपने शाब्दिक, मौखिक या फिर आप शारीरिक रूप से उसको कष्ट पहुंचाते हैं, तो आप वो अनैतिक हो जाएगा, ठीक है। किसी को आपने चोट पहुंचाई, पीड़ा पहुंचाई, या तो आपने मौखिक रूप से पहुंचाई या फिर आप उसको मार पीट करके पहुंचाए, तो उसको अनैतिक कार्य में गिना जाएगा। निर्नैतिक में क्या हो गया, यहां पर एग्जाम्पल आप लिख दीजिए कि भाई जैसे छींकना हो गया, अभी हम क्लास कर रहे हैं, अचानक से छींक आ जाए, खांसी आ जाए, तो ऐसे कार्य जो है ना तो नैतिक में गिने जाएंगे, ना ही आपके किसमें जो है अनैतिक में गिने जाएंगे। छींकना हो गया, खांसना हो गया, ठीक है, इस तरह के जो प्राकृतिक वर्क हैं वो ना तो नैतिक में गिने जाएंगे, ना तो अनैतिक में। तो कृत्य दो हो गए आपके। अब इसके साथ एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कृत्य में तो नैतिक, अनैतिक और निर्नैतिक, लेकिन इनके लिए जो मानदंड किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि कौन से कार्य नैतिक है, कौन से कार्य अनैतिक है, उसको अभी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक्शन की एक और कैटेगरी है, एक्शन को एक और जो है वर्ग में बांटा जाता है। वो क्या है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो ऐच्छिक होते हैं, जिनको हम अपनी मनुष्य चेतना को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जैसे अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, ये हम अपने मानसिक चेतना और मानसिक उपज के स्तर पर चीजों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये कार्य कैसा है, ये हम स्वैच्छिक कार्य कर रहे हैं। और कुछ कार्य जो है अनैच्छिक होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे छींकना, तो दो कार्य की कैटेगरी, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कृत्य दो और प्रकार के होते हैं। एक तो आपके स्वैच्छिक कार्य होते हैं, ठीक है, स्वैच्छिक या फिर ऐच्छिक कार्य जिसको बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा साइंस में, ऐच्छिक कार्य, ठीक है। और दूसरा अनैच्छिक कार्य, अनैच्छिक कार्य। अब इसमें क्या होगा, इसमें वही सारी चीजें, ऐच्छिक कार्य में जो आप अपनी चेतना से, जो अपनी चेतना के स्तर पर सोच समझ कर करते हैं, सोच समझ कर करते हैं, तो ऐसे कार्य को क्या कहेंगे, ऐसे कार्य को ऐच्छिक। जैसे अभी पढ़ाने काम कर रहे हैं तो ऐच्छिक कार्य है, ठीक है। हम कहीं गाड़ी उठाए और बाइक लेकर के चले गए तो ऐच्छिक कार्य है। अनैच्छिक कार्य मतलब इसमें आपकी इच्छा व्यक्त नहीं हो पा रही, तो अनैच्छिक कार्य में क्या हो जाएगा, छींकना हो गया, ठीक है, या फिर जो प्राकृतिक क्रियाएं आपके अंदर चल रही हैं, ठीक है, वो सब अनैच्छिक कार्य में आ जाएगा। तो दो कृत्य ऐसे हैं जिनको ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आप देखेंगे कि कृत्य के अंतर्गत हमें बताना है। अब देखिए कौन से कार्य नैतिक हैं, कौन से कार्य अनैतिक हैं, इनके निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे ये पूछा भी गया है यूपीपीसीएस में कि किसी कृत्य को नैतिक या अनैतिक मानने के लिए कौन कौन से पॉइंट हैं जो निर्धारित करते हैं, निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। तो 7 तत्व हमें दिखाई पड़ते हैं। तो यहां पर आपको हेडिंग में बताना है कि किसी कार्य को नैतिक या अनैतिक
किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक होने के निर्धारक तत्व। ठीक है, कि कोई कार्य नैतिक है या फिर अनैतिक है, उसके लिए कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है, तो आप इसको बताना पड़ेगा कि भाई आपके लिए जो है कौन कौन से पॉइंट हैं जो यहां पर आपको समझना है कि नैतिक है या फिर अनैतिक है। तो आपको यहां पर बताना कि सात ऐसे पॉइंट है जिनके आधार पर किसी कार्य को जो है नैतिक या अनैतिक माना जाता है। पहला तो आप देखेंगे कृत्य। अब आपका एक्शन, आपने एक्शन जो है वो किस तरीके से लिया है। मान लीजिए आप जो है कोई भी एक्शन हम कैसे लेते हैं, कोई भी कृत्य कैसे करते हैं, उससे जैसे आप न्यायालय में जाएंगे जब आप कोई अपराध करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले आपका इंटेंशन देखा जाता है। तो यहां पर इससे पहले आप समझ लीजिए कि कोई भी कृत्य जब आप करते हैं तो उसमें तीन चीजें समझ में आती हैं कि सबसे पहले काम करने से पहले आपने थॉट आपके दिमाग में जरूर आया होगा, आपने उसके बारे में सोचा होगा। ठीक है, तो सोचा होगा आपने, तो थॉट, कोई भी कृत्य, जैसे मान लीजिए हमने अभी जब पढ़ाने का वर्क कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये काम करने से पहले थॉट आया होगा। फिर हमारा इरादा क्या है, कोई भी काम करने का पहले आप देखेंगे उसका इंटेंशन जरूर देखा जाता है। ठीक है, इरादा, हमारा इरादा क्या है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि इरादा के साथ साथ में एक और पॉइंट देखी जाती है कि हमारी इस कार्य के प्रति फीलिंग क्या है। ठीक है, तो फीलिंग क्या है, तो आप देखेंगे कि जब कोई जज जो है किसी जजमेंट को दे रहा होता है तो उस कृत्य को, जो जघन्य कृत्य हुआ या फिर मान लीजिए कोई अपराध हो गया, तो ऐसे कंडीशन में उस कृत्य के पीछे इंटेंशन जरूर देखता है। भाई मान लीजिए कोई सहपाठी है, ठीक है, और वो किसी जो है कुएं के पास बैठा हुआ है, आपका इरादा नहीं था कि वो कुएं में गिर करके मर जाए, आप अचानक से उस जो है सहपाठी के पास पहुंचे और आपने अचानक से जोर से आवाज दिया, ठीक है, चौंकाने वाली आवाज दिया कि वो एक प्रकार से आश्चर्यचकित हो जाए और आपको, जैसे आप दोस्ती में करते हैं, ठीक है, और आपको आश्चर्यजनक स्थिति में देखे वो, लेकिन ऐसा करने के क्रम में वो चौंक गया और ऐसे करने के क्रम में वो कुएं में गिर गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब आपके ऊपर एफआईआर हुआ और आप पहुंचे कहां, आप पहुंचे कोर्ट में, तो आपका कृत्य, इंटेंशन देखा जाएगा कि आपने जो कृत्य किया है, जो जिसकी वजह से अपराध क्रिएट हो गया आपके ऊपर, उससे पहले आपका क्या इरादा था कि आप उस व्यक्ति की जान ले या फिर हत्या करें। तो कृत्य जो है, एक्शन से पहले जो छिपा हुआ जो आपका पहलू है वो कृत्य का होता है, एक्शन का होता है, और एक इंटेंशन का होता है, और उससे पहले जो है आप देखेंगे फीलिंग और थॉट्स के स्तर पर कृत्य आपका तैयार होता है। तो यहाँ पर तीन बातें आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी एक्शन जब क्रिएट होता है तो उससे पहले थॉट्स, इंटेंशन और फीलिंग्स, सारी चीजें कंप्लीट होती हैं, उसके बाद में एक्शन क्रिएट होता है। तो यहां पर अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जो नैतिक आधार है, पहला तो कृत्य हो गया, कृत्य के पहले की बातें हमने बता दी कि कैसे कोई कृत्य होता है। दूसरा जो पॉइंट हमें दिखाई पड़ता है वो है कि भाई, दूसरा जो पॉइंट दिखाई पड़ता है वो है कर्ता का, ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट दिखाई पड़ता है, सारे पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे, तीसरा पॉइंट पीड़ित या फिर लाभार्थी का दिखाई पड़ता है, पीड़ित या लाभार्थी का दिखाई पड़ता है। चौथा जो पॉइंट दिखाई पड़ता है वो इरादा का दिखाई पड़ता है, इरादा या फिर जो है प्रयोजन का दिखाई पड़ता है। अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। पांचवा जो पॉइंट, जो निर्धारक तत्व दिखाई पड़ता है किसी भी कार्य के नैतिक या नैतिक होने के निर्धारक तत्व, इसमें जो पांचवा पॉइंट दिखाई पड़ता है वो आपका परिस्थितियां और छठवां परिणाम है। ठीक है, पांचवा आपकी परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं, परिस्थितियां, और छठवां आपका परिणाम। ठीक है, ये दिखाई पड़ता है। अब देखिए पहले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, ये सब नोट कर लीजिए आप सभी लोग कि किसी कार्य को नैतिक या अनैतिक होने के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। पहले हमने आपको कृत्य बता दिया, कृत्य कितने प्रकार के होते हैं, दो तरीके से, या तो कोई काम करेंगे तो नैतिक होगा या अनैतिक होगा या निर्नैतिक होगा। तो आप अपने पूरे जीवन में आप देखें, पूरे दैनिक कार्य को आप देखें, जैसे अभी आप कोई काम कर रहे हैं
तो आप उसको कैटेगरी वाइज करिए कि क्या ये नैतिक है या फिर क्या ये अनैतिक या निर्नैतिक है। तो तीन में से कोई ना कोई एक कैटेगरी में जरूर आपका कार्य शामिल हो जाएगा। दूसरा आपने बताया कि ऐच्छिक कार्य होता है, अनैच्छिक कार्य होता है। अभी जो आप काम कर रहे हैं वीडियो देखने का, मेरा वीडियो आप देखने का काम कर रहे हैं, तो वो एक ऐच्छिक कार्य है। अनैच्छिक कार्य में आपको अचानक से प्यास लग गई तो आप कहेंगे ये अनैच्छिक कार्य है, अचानक से छींक आ गया तो ये अनैच्छिक कार्य है, ठीक है। तो दोनों कैटेगरी भी आपको, जब आपसे एग्जामिनेशन पूछा जाए कि मानव कृत्य कितने प्रकार के होते हैं, तो दोनों कैटेगरी आपको बताना है। अब फिर आपको बताना कि जो आपने कोई कार्य किया कि वो नैतिक है या अनैतिक है। नैतिक अनैतिक भी हमने बता दिया कि जो नीति शास्त्र के अनुरूप हो वो नैतिक है, जो किसी समाज के लिए फायदेमंद हो नैतिक है। अनैतिक कौन सा है? जो नीति शास्त्र के विरुद्ध हो, जो किसी समाज या किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो, वो अनैतिक कार्य है। अब ये कार्य के निर्धारक तत्व कैसे हैं, कैसे हम कहेंगे कि कोई कार्य नैतिक है या अनैतिक है, कैसे डिसाइड करेंगे? उसके लिए हमारे पास 6 निर्धारक प्रतिमान हमें दिखाई पड़ते हैं। इन प्रतिमानों को एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए पहले प्रतिमान की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कृत्य किस तरीके से डिसाइड करता है कि नैतिक है या अनैतिक है। जैसे अभी हमने किसी कृत्य के पहले बता दिया कि किसी भी कृत्य को जब हो जाता है तो उससे पहले उसका इरादा देखा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी कमरे में सो रहे हैं और अचानक से कोई व्यक्ति एंट्री किया, एंट्री करने के बाद में आपके ऊपर फायरिंग की और आपको पहले से ही आभास था, पूर्वाभास हो गया था कि कोई व्यक्ति हमें मारने वाला है, और आपने बड़ा सा जो है टेडी बियर रख दिया और उसको किसी बिस्तर से ढक दिया और सारी गोली उसके ऊपर लग गई। तो ऐसे कंडीशन में अगर जो व्यक्ति गोली चला रहा था वो पकड़ा गया तो जज के सामने जाने पर उस पर हत्या का आरोप लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन कैसा था? इंटेंशन उसका मारने वाला था, यानी किसी व्यक्ति की हत्या करने वाली थी। तो कृत्य में आप देखेंगे कि कृत्य के पहले इरादा देखा जाता है। कृत्य के पहले क्या देखा जाता है? इरादा, और इरादे से ही ये तय होता है कि वो कृत्य जो है किस तरीके का था। अब दूसरा यहाँ पर आप एग्जाम्पल, इरादा में ही दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि कोई छोटा सा बच्चा है, किसी दूसरे छोटे बच्चे, दोनों छत पे खेल रहे हैं, ठीक है, और अचानक से एक बड़े बच्चे ने, थोड़ा सा बड़ा बच्चा जो छोटे बच्चे को अचानक से पुश कर देता है, धक्का दे देता है, और रेलिंग बनी नहीं थी छत पर, और वो बच्चा जो है, छोटा बच्चा नीचे गिर जाता है और डेड हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जो छोटा बड़ा बच्चा है उसके ऊपर कोई जघन्य या फिर आपराधिक कानून का जो है उस पर एक्शन नहीं लिया जाए। क्यों? क्योंकि उसका इरादा जो है कोई ऐसा नहीं था। तो कृत्य में आप देखेंगे कि इरादा देखा जाएगा। और दूसरी बात, कुछ ऐसे कृत्य आप देखेंगे जिनको समाज में या किसी राष्ट्र में डायरेक्ट उसके लिए फैसला सुनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि अपने यहाँ सामान्यतया कुछ ऐसे कृत्य हैं जिनको जघन्य की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे बलात्कार का कृत्य है, ठीक है, बलात्कार का कृत्य है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि व्यापक स्तर से आप देखेंगे किसी प्रकार का घोटाला का कृत्य है, ठीक है। आपने बैंक की धोखाधड़ी कर रखी तो घोटाला हो गया, बलात्कार हो गया, व्यापक स्तर से आपने चोरी की है, डकैती की है, तो इस तरह के कृत्य जो है वो आपके किस में आ जाएंगे? वो एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ कृत्य ऐसे हैं जिनको इरादा के आधार पर, और इरादा के साथ साथ में अभी हमने एक और पॉइंट बताया था, इरादा के साथ साथ में आपकी फीलिंग भी देखी जाएगी, ठीक है, आपकी फीलिंग भी देखी जाएगी कि आपकी फीलिंग उस कृत्य के प्रति क्या थी, ठीक है। तो उसको भी आधार बना करके उस कृत्य को नैतिक या फिर अनैतिक की श्रेणी में रखा जाएगा। तो नैतिक अनैतिक कार्य कैसे रखे जाते हैं? उस कृत्य के पीछे इंटेंशन, फीलिंग, और एक तत्व अभी मैंने और बताया आपको कि विचार को भी ध्यान में रखा जाएगा कि आपका उसके प्रति, हालांकि कृत्य को करने के लिए ये तो व्यक्तिगत मामला हुआ कि आप किसी थॉट्स के माध्यम से कृत्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि कुछ कृत्य जो है आप देखेंगे किसी भी देश की सरकार के द्वारा उसको अपराध या फिर गैर अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा मैंने अभी आपको बताया पॉइंट कि कर्ता के आधार पर भी यह डिसाइड होता है कि आपका कृत्य कैसा है। अब देखिए यहां पर कर्ता के बारे में अगर बात की जाए, मान लीजिए किसी ए नाम के व्यक्ति ने चोरी कर रखी है, ठीक है। अब वही बात है, इसके बैकग्राउंड में जाइए, चोरी करने के पीछे का कारण क्या रहा है? पेट भरना। लेकिन याद रखिए यहां पर बी नाम का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए बी नाम का कोई व्यक्ति है और इसने घोटाला किया है, और वो भी बैंक के पैसों का, ठीक है, बैंक के पैसों का घोटाला किया है। और इसका इरादा क्या था? इसका इरादा वही मैंने अभी आपको बताया कि कृत्य के पीछे छिपा हुआ इरादा देखा जाता है कि नैतिक है था या फिर अनैतिक था। इसका इरादा ऐशो आराम था,
ठीक है। ऐसो आराम का इरादा था, विजय माल्या को जो है, विजय माल्या का जो कृत्य है वो आप देखेंगे कि ज्यादा जो है अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। तो कर्ता को उसके द्वारा किए गए कृत्य के इरादे के आधार पर नैतिक या अनैतिक होना डिसाइड किया जाएगा कि कर्ता ने जो कार्य किया है वो आखिरकार उसके पीछे का जो कार्य है वो किस तरीके का था। पेट भरने का काम है तो कर्ता के द्वारा जो किया गया कार्य है, तो आप यहां पर कहेंगे कि ए का जो कार्य है वो अपेक्षाकृत बी के कार्य से कम क्या है, अनैतिक है। यही बोलेंगे ना कि बी का जो कार्य है वो अधिक अनैतिक है, बी का कार्य अनैतिक है और ए का कार्य आप कहेंगे अनैतिक, एक सामाजिक दृष्टिकोण से अनैतिक मानेंगे लेकिन यहां पर कम अनैतिक मानेंगे, कम अनैतिक मानेंगे। आप अगर सिंपल वे में कहें कि भाई चोरी उसने की है लेकिन उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, वो अगर वो चोरी ना करता तो फिर वो पेट कैसे भरता, खाने की चोरी की है, कोई धन की चोरी नहीं की है, तो फिर उसको अनैतिक भी नहीं कहेंगे, उसको हम नैतिक के कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, कोई बॉर्डर पे सेना का जवान खड़ा हुआ है और शत्रु देश का कोई व्यक्ति आया, उसके सामने बंदूक लेकर के खड़ा हो गया और उसको मारने की कंडीशन में पहुंच गया। तो ऐसे कंडीशन में अगर अपनी तरफ से सुरक्षा डिफेंस में अगर सेना के जवान ने गोली चला दी और अगला व्यक्ति मर गया तो उसका जो कार्य होगा वो नैतिक माना जाएगा। क्या माना जाएगा, नैतिक माना जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं ना, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो नैतिक है या अनैतिक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और इन जनरल जो है किसी के ऊपर फायरिंग करता है, जिस व्यक्ति के ऊपर फायरिंग करता है उससे उसको कोई हानि होने वाला नहीं था लेकिन उसके बाद भी वो अनावश्यक मार देता है, तो इसका कार्य, मारा इसने भी और सेना के जवान ने भी मारा, लेकिन दोनों में आप देखेंगे कार्य की नैतिक और अनैतिकता में अंतर दिखाई पड़ेगा। जो दूसरे केस में आप देखेंगे कि उसका कार्य अनैतिक हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपने समझ लिया कि कर्ता के जो है आधार पर किस तरीके से नैतिक अनैतिक होगा। कृत्य के आधार पर एक्शन से पहले इरादा देखा जाता है और जब कोर्ट में कोई भी मामला जाता है तो वकील जो है, वकील ये पूरा प्रूफ करने की कोशिश करता है कि जज साहब माय लॉर्ड, इसका इरादा ऐसा नहीं था लेकिन गलती से ऐसा हो गया। वैसे तो वकील अगर शातिर है तो कभी ये कहता ही नहीं है कि हमारे जो है मुवक्किल के द्वारा ये काम हुआ है, अपने मुवक्किल को हमेशा वो सही ही बताता है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट हमें दिखाई पड़ता है वो है पीड़ित या फिर लाभार्थी का। तीसरा पॉइंट क्या दिखाई पड़ता है, पीड़ित या फिर लाभार्थी का दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए भाई तीसरा काम जो हमें दिखाई पड़ता है पीड़ित या लाभार्थी का। तीसरा काम जो हमें दिखाई पड़ता है, तो यहां पर तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें पीड़ित या लाभार्थी की, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या देखेंगे, ऐसे कंडीशन में देखेंगे, ये वाली लाइट ऑन कर दो, ऐसे कंडीशन में देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ता है कि भाई अगर मान लीजिए आपने ए नाम का कोई व्यक्ति, मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ए नाम के व्यक्ति को, जिनका नाम हम ले लेते हैं रामदास, ठीक है, रामदास नाम के कोई व्यक्ति हैं, और बी का नाम ले लेते हैं भाई एल्बर्ट नाम का कोई व्यक्ति है। ठीक है, अब आप नाम से ही ये पता कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति धनी होगा, कौन सा व्यक्ति जो है गरीब होगा। ठीक है, तो यहां देखिए रामदास का अगर आपने जमीन ले लिया, रामदास गांव में खेती करते थे और आपके मन में जो है लालच का भाव आया और आपने जमीन ले लिया, और वहीं एल्बर्ट भाई साहब का जो है आपने जमीन ले लिया। ठीक है, एल्बर्ट भाई साहब का जमीन ले लिया, इन्होंने पिपरमिंट की खेती कर रखी थी एल्बर्ट ने, और ये शहर चले गए थे, आपने इनका जमीन जो है वो कब्जा कर लिया। ठीक है, आपने कब्जा कर लिया और यहां भी आपने कब्जा कर लिया। तो अब यहां पर देखिए पीड़ित ए भी है और बी भी पीड़ित है। पीड़ित का मतलब जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम हैं तो हमने जो है इनके जमीन पर कब्जा कर लिया, तो हमारे लिए ये पीड़ित हो गए, यानी न्यायालय के लिए पीड़ित हो गए, ये भी पीड़ित है। तो यहां पर पीड़ित या लाभार्थी की बात करें तो पीड़ित में ए नाम का जो व्यक्ति पीड़ित है उसका आप देखेंगे, उसके लिए यहां पर आप देखेंगे तो अनैतिक अधिक वर्क होगा। तो यहां पर ये अनैतिक अधिक होगा अपेक्षाकृत। जैसे आपने बी व्यक्ति के जमीन को कब्जा किया है तो ये भी अनैतिक है, लेकिन इनके जमीन को कब्जा करना अधिक अनैतिक होगा। क्यों?
क्योंकि ये ऑलरेडी जमीन इनके पास कम है, ये गरीब है, ठीक है, ये गरीब है और इनके पास जमीन ऑलरेडी कम है। एल्बर्ट नाम के व्यक्ति का जो कार्य है वो केवल गांव तक सीमित नहीं है, शहर में भी इनकी फैक्ट्रियां चल रही, ठीक है, इनके पास काफी ज्यादा जमीन है। तो आप पीड़ित के दो कैटेगरी को देख रहे हैं, पीड़ित ए जिनका नाम है रामदास, पीड़ित बी जिनका नाम है एल्बर्ट, दोनों पीड़ित तो हैं, लेकिन आप देखेंगे कि अगर जो थर्ड पर्सन है यानी लाभार्थी की बात करें, लाभार्थी मान लीजिए सी है, तो इसके जो दो कृत्य हैं, दोनों में से सबसे ज्यादा जो अनैतिक होगा वो कौन सा होगा? सबसे ज्यादा अनैतिक ए व्यक्ति के जमीन को कब्जा करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीड़ित की कैटेगरी अलग अलग है, पीड़ित का जो वर्ग है वो अलग अलग है। ए नाम के व्यक्ति के पास ऑलरेडी जमीन कम थी, वो पूरी तरीके से वंचित वर्ग का था, और वहीं बी नाम के व्यक्ति के पास इतना ज्यादा जमीन थी कि अगर आपने उसके जमीन को कब्जा भी कर लिया तो कोई ज्यादा उसके रहन सहन या कोई उसके जीवन यापन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि पीड़ित के आधार पर किसी भी कृत्य को नैतिक या अनैतिक जो है बताया जा सकता है। तो आपने दो कैटेगरी देख लिया और इस आधार पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एथिक्स में अगर आपने एग्जाम्पल नहीं दिया तो आप याद रखिए आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि एथिक्स पूरा एग्जाम्पल का मामला है, ठीक है। एथिक्स में अगर रिसेंट में मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर में एग्जाम्पल आया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी आप इसमें कोट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल बेस्ट है कि आपने दोनों पीड़ित का बता दिया कि भाई पीड़ित ये है, और लाभार्थी भी अपने सी नाम के व्यक्ति को बता दिया और बताया कि ए और बी में से सबसे ज्यादा अनैतिक वर्ग किसका होगा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट हमने अभी आपको बता रखा है, तीसरा पॉइंट हमने एक आपको बताया था कि इरादा किसी भी कार्य का देखा जाता है कि इंटेंशन क्या था। चौथा जो पॉइंट हमने बताया था, आपको बताया था इरादा का, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा आपको समझना है, इरादा या प्रयोजन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंशन, ठीक है। यहां भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया, इसमें सब में आपको केवल एग्जांपल जो है फिल करना है, बस इसके अलावा कुछ आपको करना नहीं। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ए नाम का व्यक्ति मान लीजिए बी नाम के व्यक्ति को मारने की उसके अंदर पहले से ही जो है इच्छा है, तो बी नाम के व्यक्ति के घर पहुंचा और बी नाम के व्यक्ति को कहीं से भनक पड़ गई कि भाई हमारा जो है आज शाम को हमारी हत्या होने वाली है, तो बी नाम के व्यक्ति ने डमी रख दिया। डमी आपको पता होगा जो एक प्रकार से कपड़े का बना होता है, ठीक है, कपड़े और रुई का बना होता है, डमी रख दिया और ए नाम के व्यक्ति ने फायरिंग कर दी उसके घर पे आकर के। तो इसका जो इरादा है, अब यहाँ पर देखिए मृत्यु तो नहीं हुई चूंकि ये पहले से ही सतर्क हो गया था, ये अपना भाग गया उठ करके और सीसीटीवी में आपका सारा एक्टिविटी देख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इसका जो इरादा है, ये पहुंचा कोर्ट और इसने कहा कि माय लॉर्ड आप देखिए ये जो ए नाम का व्यक्ति कितना ही शैतान आदमी है, ये हमारे घर पे आकर के हमें मारने की साजिश कर रहा था और ये माय लॉर्ड हमें मारना चाह रहा था। वो तो हमें कहीं से जो है पता चल गया कि हमें मारना आ रहा है और ऐसे कंडीशन में हम सतर्क हो गए और हम भाग गए, लेकिन जो है इसका जो इरादा था वो हमें मारने का था। तो आपके ऊपर हत्या का आरोप लगेगा, आपके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो हत्या का चार्ज लगेगा, हत्या का आरोप आपके ऊपर लगेगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो इरादा था वो क्लियर क्रिस्टल है कि आपका इरादा जो है किसी व्यक्ति को मारना था, भले ही आप अपने इरादा के अनुरूप सफल नहीं हो पाए, वो अलग की बात है, क्योंकि अगला व्यक्ति पहले से ही सजग हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और अगर आप लिखना चाहें तो बच्चे वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि कोई छोटा सा बच्चा है, दोनों छत पे खेल रहे हैं, बड़ा वाला बच्चा जो है वो छोटे वाले बच्चे को पुश कर देता है और छोटा वाला बच्चा गिर जाता है। या तीसरा एग्जाम्पल आप ले लें कि कोई साथी है, दोनों साथ में जो है बैठे हुए हैं और एक साथी जो है किसी पहाड़ी के पास खड़ा हुआ है और आपने खौं शब्द के साथ, ध्वनि के साथ आप उसको आश्चर्यचकित करने के क्रम में बोल दिए और ऐसे कंडीशन में वो अचानक से नीचे गिर गया। तो आपके इरादे को देखा जाएगा, क्या आपका इरादा उस व्यक्ति की जान लेना था? तो आप कहेंगे नहीं, उसका इरादा जान लेना नहीं था। तो इरादे के आधार पर भी आपके कार्य को नैतिक या अनैतिक के रूप में बांटा जाएगा, ठीक है। अब 5वें पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। ये सब एग्जाम्पल लिख देंगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा और उसको लगेगा भैया आप पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति, आपको नंबर नहीं देंगे फिर किसको देंगे, ठीक है। तो आपको ही नंबर भर भर के देगा, वो एग्जाम्पल आपके सही होने चाहिए। 5वां जो पॉइंट हमने आपको बताया था वो बताया था परिस्थितियां। देखिए 5वां पॉइंट हमने आपको बताया था परिस्थितियां। अब इसमें भी आपको उदाहरण ही लेना है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, उदाहरण लेना। जैसे आपको पता है कि भाई किसी व्यक्ति की हत्या करना जो है ये अपराध है, ये पाप तो है ही है, नैतिक रूप से आप देखेंगे पाप है, ठीक है, नैतिक रूप से आप देखेंगे, नैतिक रूप से तो पाप है,
लेकिन वही कानूनी रूप से अगर आप देखेंगे, कानूनी रूप से कानून क्या कहता है, किसी व्यक्ति की हत्या करना अपराध है, तो कानूनी रूप से अपराध होगा, कानूनी रूप से क्या होगा, अपराध होगा। तो नैतिक रूप से भी पाप है, कानूनी रूप से अपराध है। लेकिन याद रखिए, हत्या कई भी सिचुएशन में आप देखेंगे कि अनैतिक नहीं माना जाता। जैसे जैसे कोई महिला है, ठीक है, और वो रात के अंधेरे में अकेली सड़क पर जा रही थी और कुछ गुंडों ने जो है उसके ऊपर हमला कर दिया कि इसकी इज्जत लूटते हैं, ठीक है, बलात्कार करने की कोशिश की। और महिला जो है शातिर थी और घर वालों ने बता रखा था कि कुछ लुच्चे लफंगे जो है इस एरिया में घूमते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उसके हाथ में चाकू आ गया, ठीक है, महिला के हाथ में आ गया चाकू। अब चाकू से महिला ने क्या किया, मारा, वार किया। अब ऐसे कंडीशन में जो वार होगा, वो वार में आप देखेंगे कि कोई जो है किसी डब्लू नाम का कोई व्यक्ति, ठीक है, डब्लू नाम का कोई व्यक्ति मर गया, डेड कर गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट पहुंचने के बाद पूछा जाएगा कि भाई किस परिस्थिति में, अब देखिए यहाँ पर परिस्थितियां बन रही ना, किस परिस्थितियां में, कौन सी परिस्थितियां थी जिनमें आपको हत्या करना पड़ा। तो महिला जो बताएगी, मान लीजिए महिला का नाम था सुंदरी, ठीक है, नाम भी इसका बढ़िया सा था, सुंदरी नाम था। और इसने जो है कहा कि हमें डब्लू नाम के व्यक्ति ने हमारे ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की, हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की, हमारे साथ जबरन करने की कोशिश की। तो हमने अपनी आत्मरक्षा में, यहाँ पर एक शब्द आ जाएगा सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा में हमने क्या किया, हमने वार किया, ठीक है, हमने भी अपना डिफेंस करने की कोशिश की। ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति जो है घायल हुआ और फाइनली मर गया। तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने अपने आत्मरक्षा, आत्मसम्मान में ये काम किया है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो हत्या करना है वो फिर नैतिक माना जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं कि हत्या नैतिक है या फिर अनैतिक है। दूसरी कंडीशन क्या है, आपने एक एग्जांपल देकर के बता दिया, साधारण एग्जांपल दिया। दूसरा कंडीशन आपने बता दिया कि भाई ए नाम का कोई व्यक्ति है, बी नाम के व्यक्ति से जमीन का मामला चल रहा था और ऐसे कंडीशन में ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति को मार दिया। और मारने के बाद में जब मामला कोर्ट पहुंचा तो वहां जज ने पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने बताया जमीन का मामला था। तो इरादा यहाँ पर पूरा हत्या करने का और आपके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो हत्या करने का। तो परिस्थितियां आपको दोनों बतानी है और दोनों परिस्थितियों में फिर ये काम जो होगा वो अनैतिक हो जाएगा और ये काम जो अभी हमने बताया ये नैतिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो पांचवी, किसी भी कार्य को नैतिक या अनैतिक डिसाइड करने की ये भी कंडीशन के आधार पर डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो पहला जो हमने बताया आपको क्या ध्यान में रखना है, कृत्य है। दूसरा हमने जो बताया वो क्या ध्यान में रखना है, कर्ता है, कि कर्ता आखिरकार कौन है। तीसरा हमने जो बताया वो बताया कि जो है आपका पीड़ित या लाभार्थी देखा जाएगा। चौथा हमने आपको बताया कि जो है इरादा देखा जाएगा, आपका प्रयोजन क्या था, किस इरादे से आपने काम किया है। पांचवा हमने पीड़ित बताया और छठवा हमें जो है वो छठवा हमें जो है एक प्रकार से देखना है परिणाम, ठीक है। परिणाम की चर्चा हम लोग देखेंगे। तो छठवा जो पॉइंट हमने अभी आपको बताया कि परिणाम के आधार पर देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इसी को कहते हैं दोहरे प्रभाव का सिद्धांत। आप एक फेमस कोट है जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट, ठीक है, डबल इफेक्ट। देखिए यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि किसी कर्ता के द्वारा प्रयोजन और इरादा देखा जाएगा और उसको प्राथमिकता दी जाएगी परिणाम से। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, ठीक है, और डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब हम इतना परेशान हैं जिसका कोई जवाब नहीं, और मतलब मरने वाली कंडीशन में आते हैं जब कैंसर की पीड़ा जो है हमें तंग करता है। तो कैंसर की पीड़ा इतना दर्दनाशक है, इतना दर्द देता है हमें कि हम उस समय जीने की अवस्था में नहीं रहना चाहता, ऐसे हमारे अंदर भाव आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर ने कैंसर निवारक दवा दी, कैंसर निवारक उपचार किया मान लीजिए, ठीक है। अब उपचार में कुछ दवाएं दे दी भाई, मान लीजिए स्टीरॉयड दे दिया, ठीक है, स्टीरॉयड, या फिर ऑपरेशन किया, मान लीजिए ऑपरेशन कर रहा है वो, ठीक है, डॉक्टर ने कहा कि भाई ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन में जो है कुछ ऐसी दवाएं दी, ठीक है, जिनके माध्यम से आप देखेंगे कि जो है जो मरीज है उसके ऊपर आप देखेंगे दूरगामी जो उसका प्रभाव रहेगा वो नकारात्मक दिखाई पड़ता है। तो कैंसर को खत्म करने के लिए जो उपचार किया गया डॉक्टर के द्वारा,
यहाँ पर इरादा तो बिल्कुल इनका साफ है कि ये सही इरादे से काम कर रहे हैं, लेकिन उस दवा का जो प्रभाव है, जो दवा दिया उसका नकारात्मक प्रभाव क्या है कि उसके कुछ समय के बाद जो है, उसके कुछ समय के बाद कहीं अलग सिम्टम्स आने लगे। नकारात्मक प्रभाव, मान लीजिए उस दवा का नकारात्मक प्रभाव पहले से ही कह रखा था कि जो है आपके बाल टूटने लगेंगे, ठीक है, आपके बाल टूट जाएंगे, बाल टूटना स्टार्ट होगा, या फिर आपके दांत टूट जाएंगे, या फिर कुछ समय के बाद जो है आपके बॉडी में पेन होगा कुछ समय के लिए, ठीक है। इस तरीके से कुछ नकारात्मक दवाओं का नकारात्मक परिणाम आपको पता ही है कि दीर्घकालिक समय के बाद जो आपकी दवाएं होती हैं एलोपैथिक होती है तो उसका नकारात्मक परिणाम आता है। तो आप यहाँ पर देखिए परिणाम की चर्चा भी कर रहे हैं, यानी परिणाम कुछ आ रहा है, नकारात्मक आ रहा है, लेकिन उससे पहले इसका इरादा और परिस्थितियां दोनों देखी जाएंगी। परिस्थितियां आप सोचिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक मरीज आया डॉक्टर के पास और उसने कहा कि हमारा हाथ जो है वो कैंसर से, इतना हाथ उसका पूरा कैंसर से पीड़ित है, ठीक है, और वो असहनीय दर्द से जूझ रहा है। तो परिस्थितियां कैसी बन रही डॉक्टर के लिए कि कैंसर निवारक उपचार किया जाए, स्टीरॉयड दिया जाए या ऑपरेशन किया जाए, उसके उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उसके दर्द को कम किया जाए। तो उसने दवाएं दी और दवाओं का जो परिणाम फाइनली निकला, जो कॉन्सिक्वेंसेस निकला, अब यहाँ पर देखिए परिणाम जो निकला वो नकारात्मक निकल रहा है, उसका जो दूरगामी परिणाम है वो नकारात्मक है, कोई साइड इफेक्ट निकल रहा है। तो इस आधार पे आप कहेंगे कि फिर नैतिक या नैतिक नहीं माना जाएगा, यहाँ पर इस कार्य को नैतिक माना जाएगा। परिणाम भले ही नकारात्मक निकल रहा है, लेकिन डॉक्टर द्वारा जो किया गया कार्य है वो नैतिक माना जाएगा। तो सीधा सीधा एग्जांपल आपको दे देना है कि कोई व्यक्ति है वो परेशान है, डॉक्टर के पास पहुंचा और वो जो है डॉक्टर ने परिस्थिति और इरादे को बिल्कुल स्वच्छ रखा, उसने उपचार किया और फाइनली जो उसका परिणाम आप देखेंगे, तात्कालिक परिणाम तो उसका सकारात्मक आता है, लेकिन दीर्घकालिक जो परिणाम है वो नकारात्मक आता है। लेकिन इस संपूर्ण कार्य को नैतिक माना जाएगा, क्योंकि परिणाम को प्राथमिकता दी जाती है किससे, इरादा और परिस्थिति से। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि परिस्थितियों को एवं प्रयोजन को परिणाम से अधिक प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको लास्ट में मेंशन कर देना है कि परिस्थितियों को और प्रयोजन को परिणाम से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जिनके आधार पर मानव कृत्य को जो है ये नैतिक है या नैतिक है, इनको डिसाइड किया जाता है। तो इनके डिटर्मिनेंट्स कितने हैं, 6 हैं, इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है। तो ये आज का जो ह्यूमन आपका एक्शन वाला चैप्टर है पूरी तरीके से समाप्त हुआ। अगले किसी चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।